बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, इस व्लॉग में एक बहुत बड़ी ख़बर, एक बहुत बड़ा स्कैम जो है वो आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। ख़बर नाज़रीन ये है कि जो एहतसाब अदालत में साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के ख़िलाफ़, शहज़ाद अकबर के ख़िलाफ़, मलिक रियाज़ हुसैन के ख़िलाफ़ और दीगर मुल्ज़मान के ख़िलाफ़, जिसमें इमरान ख़ान साहब की अहलिया बुशरा बीबी साहिबा भी शामिल हैं, इस नैब रेफरेंस की जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है उसमें होशरुबा इंकशाफात किए गए हैं। और उस रिपोर्ट में नैब की तहकीकात ये बताती है कि किस तरीके से ये जो मामला सेटल हुआ NCA और मलिक रियाज़ हुसैन के माबैन, ये सारी कार्रवाई यहाँ से इमरान ख़ान ने, शहज़ाद अकबर ने पहले इनिशिएट कराई और फिर वो मामला कैसे NCA के मलिक रियाज़ हुसैन के साथ तय हुए, ये सब कुछ लिख दिया गया है। अगर इस सारी ख़बर का आप वन लाइनर में मुझसे खुलासा पूछेंगे तो नैब की इन्वेस्टिगेशन ये बताती है कि शहज़ाद अकबर ने इमरान ख़ान साहब की ईमा पे पहले मलिक रियाज़ हुसैन को ब्लैकमेल किया और जब मलिक रियाज़ हुसैन वन पेज पे आ गया तो फिर NCA को लेटर लिखा गया कि यहाँ पे मलिक रियाज़ हुसैन के मामला तय पा गए हैं, तो लिहाजा जो अकाउंट आपने फ्रीज़ किए हैं उनको डी फ्रीज़ कर दिया जाए। और मलिक रियाज़ हुसैन के जो बरतानिया में उनकी फैमिली के जो अकाउंट फ्रीज़ किए गए थे वो भी एसेट रिकवरी यूनिट जिसके सरबराह शहज़ाद अकबर थे उसके कहने पे फ्रीज़ किए गए थे। तो इस हवाले से सुहेल रशीद साहब इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने कुछ तहकीक की है और नैब की ये जो तहकीकाती रिपोर्ट है उसको मुलाहिज़ा किया है, पढ़ा है, तो उनसे जानते हैं, उनकी ख़बर है। और ये क्रेडिट भी सुहेल रशीद साहब का है, आपको क्रेडिट जनाब हम आपको देते हैं, आपकी ख़बर है, तो हमारे साथ ये खबर भी शेयर करें कि ये सब कुछ क्या हुआ है। बहुत शुक्रिया इमरान भाई। मैं आपके साथ ही आज पहली बार मेरा ख्याल है मौका मिला है आपके व्लॉग में बैठने का, तो उसके लिए भी शुक्रिया। दूसरी बात ये कि इस रेफरेंस या इस स्कैंडल के हवाले से जो मेरी राय मैं मुख्तलिफ बार दे चुका हूँ, आज मैं राय नहीं दूंगा। इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट जो मैंने इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट उसकी पूरी पढ़ी है, उसके जो चिदा पॉइंट्स हैं, जो फैक्ट्स उसमें लिखे हैं, उनको एज़ इट इज़ आपके लिए मैं सामने रखूँगा। ठीक है। उसमें सबसे बड़ी खबर जो मेरी नज़र में सामने आई है उसमें वो मामला यह है कि जो एसेट रिकवरी यूनिट था उसने जो NCA के साथ पाकिस्तान में उनके कंट्री मैनेजर के साथ जितने भी ख़त किताबत की है उसको बुनियाद बनाया गया है शहज़ाद अकबर के ख़िलाफ़ इस रिपोर्ट में। लेकिन उसमें बड़ी अहम खबर ये लिखी है कि वो रिकॉर्ड सारा गायब है, वो गुम हो चुका है और वो मिला ही नहीं है। और यहाँ से एसेट रिकवरी यूनिट में सोहेल भाई, यहाँ से आगे बढ़ने के बजाय आपसे भी माजरत चाहते हुए, वो जो 6 माह का अरसा है, दिसंबर नवंबर 2018 से लेकर जो अप्रैल 2019 तक का है, उसमें जो रिकॉर्ड को मैनिपुलेट किया गया या जो ब्लैकमेलिंग की गई, वहाँ से अगर आप शुरू करें तो। मैं उसी पे जा रहा हूँ। रिकॉर्ड की जो बात हो रही है ना कि जो गुम हुआ है वो रिकॉर्ड है क्या, तो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट ये बताती है हमें कि जो एसेट रिकवरी यूनिट बना उसके बाद शहज़ाद अकबर साहब की हिदायत पर 19 नवंबर 2018 और 26 नवंबर 2018 को NCA के पाकिस्तान में कंट्री मैनेजर थे उस्मान, उनको 2 खतूत लिखे गए। पहले ख़त में बताया गया कि वन हाइड पार्क लंदन की जो है वो तहकीकात कुछ हो रही हैं और उसमें उस टाइटल जो उस लेटर का था उसमें मनी लॉन्ड्रिंग का भी वर्ड यूज़ किया गया। दूसरा जो 26 नवंबर का ख़त था उसमें कहा गया 26 नवंबर 2018 पहला 19 नवंबर 2018 का है, दूसरा 26 नवंबर 2018 का है। दूसरे में कहा गया कि जनाब ये बाकी भी इनके ख़िलाफ़ केसेस हैं, सारे केसेस की इंक्वायरियों की, इन्वेस्टिगेशंस की, FIA की, नैब की, सारी तहकीकात जो बैरी एटम के ख़िलाफ़ हैं वो उनको फ़राहम कर दी गई NCA को। और उसके बाद ये इत्तेफाक है या क्या कि NCA ने दिसंबर 2018 में बरतानिया में पहला अकाउंट फ्रीज़ किया। सही। बाकी जो उन्होंने 8 अकाउंट्स थे वो अगस्त 2019 में किए, लेकिन पहला उन्होंने दिसंबर 2018 में ही किया। अच्छा, यहाँ तक बात ठीक थी। उसके बाद ये होता है कि 18 अप्रैल 2019 को, यानी नवंबर से अप्रैल तक आप कह लें 6 माह का अरसा बनता है। 18 अप्रैल 2019 को तीसरा ख़त दिया जाता है, भेजा जाता है कंट्री मैनेजर NCA को, एसेट रिकवरी यूनिट के सेक्रेटरी की जानिब से लिखा जाता है। और उनके सेक्रेटरी जो थे मंजूर कियानी, उन्होंने नैब की रिपोर्ट ये कहती है कि उन्होंने तस्दीक किया कि शहज़ाद अकबर की हिदायत पर ये ख़त लिखा। और तीसरे ख़त में NCA को कुछ वजाहतें दी गई। नैब ने कहा कि एस्टॉनिशिंग था। अच्छा, कि वजाहतें क्या दी गई, मतलब पहले जो लेटर लिखे गए, थोड़ा सा आसान करते जाएं लोगों के लिए समझने के लिए, कि पहले जो लेटर लिखे गए उन लेटर में शिकायत लगाई गई कि बहरिया टाउन ये इनके खिलाफ मामला है और बड़े गंदे लोग हैं। की शिकायत लगाई गई कि इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की है, उनके अकाउंट फ्रीज करवाए गए और फिर उस मामले को क्लियर करने की तरफ जो मामला ले जाया गया वो अप्रैल 2019 में
जी, अप्रैल 2019 में वज़ाहत दी गई कि एक तो वन हाइड पार्क लंदन जो है एसेट डिक्लेरेशन एक्ट के तहत वो 2018 जून में डिक्लेयर करके उस पे टैक्स दे चुके हैं पाकिस्तान में, यानी पीटीआई गवर्नमेंट आने से पहले ही। अच्छा, इस पे 2 आरा हो सकती हैं। नैब कहता है जी कि उन्होंने उनको बिला ज़रूरत वज़ाहत दी। मैं ये भी कह सकता हूँ कि चूँकि ये एनसीए से राब्ते में थे, तो ये फैक्ट अगर इनके सामने आया था तो इन्होंने ऑनेस्टी से भी उन्हें बता दिया, ठीक है? लेकिन मैं इस पे ज़्यादा राय नहीं देता। खैर, उन्होंने ये वज़ाहत की कि ये, लेकिन साथ उन्होंने ये वज़ाहतें भी की कि सुप्रीम कोर्ट में भी इनके मामला तय पा चुके हैं सिंध गवर्नमेंट के साथ। और नैब की रिपोर्ट ये कहती है कि शहजाद अकबर ने एक तासुर और वज़ाहत देने की कोशिश की कि अब बैरियर टाउन के ख़िलाफ़ तमाम तहकीकात वगैरह जो हैं वो सेटल हो चुकी हैं, वो इल्तवा में डाल जा चुकी हैं, वो रोकी जा चुकी हैं, जबकि इसी दौरान फेक अकाउंट स्कैंडल के नाम पर बैरियर टाउन के खिलाफ ठीक ठाक जो है इन्वेस्टिगेशन पाकिस्तान में जारी थी, रेफरेंसेस भी दायर हो रहे थे और ये चीज़ उनको नहीं बताई गई। ठीक है। ये नाज़रीन यहाँ पे एक और आसानी के लिए माज़रत के साथ बहुत सारे हमारे देखने वाले ऐसे भी होते हैं, बहुत सारे लाइक भी हैं जो बड़ी जल्दी के साथ चीज़ों को पिक कर लेते हैं, लेकिन मेरे तरह के कोई आम फहम लोग भी होते हैं जिनको समझाना पड़ता है। ये बता रहे हैं कि जब नैब को लेटर लिखा शहजाद अकबर ने, नैब को नहीं, एनसीए को, हाँ, शहजाद NCA अकबर की हिदायत पर एसेट रिकवरी यूनिट के सेक्रेटरी ने, हाँ, जब ख़त लिखा गया एनसीए को, कहा गया कि यहाँ पे मलिक रियाज हुसैन के मामला तय हो चुके हैं और जो फेक अकाउंट के केसेस यहाँ पे अदालतों में चल रहे थे उसके बारे में एनसीए के हुकाम को नहीं बताया गया, उनको लाइलम रखा गया। लेकिन एनसीए बाज़ में कोई बरतानिया के फैसले बताते हैं कि एनसीए को सारे मामले का बखूबी इल्म था कि वो चल रहे हैं, ठीक है। लेकिन अच्छा, उसके बाद ये नवंबर में जब आगाज़ होता है कहानी का उनके ख़िलाफ़ इंफॉर्मेशन देने से, अप्रैल में फिर वज़ाहतें देने से, फिर उसके बाद आ जाता है जुलाई 2019। वही शहजाद अकबर जो मलिक रियाज हुसैन के ख़िलाफ़ दे रहे हैं सारी इन्फॉर्मेशन और सारी इन्वेस्टिगेशंस के ऊपर वो दाई हैं एनसीए को। हाँ, 11 जुलाई 2019 को मलिक रियाज हुसैन को शहजाद अकबर साथ लेकर बनीगाला में इमरान खान से मुलाकात करते हैं और इस बात की तस्दीक जो है वहाँ के रिकॉर्ड ने, नैब ये कहता है अपनी रिपोर्ट में कि की है, और मुहर्रर जो थे पीएम हाउस के, उनकी जो रिकॉर्ड है उसमें से ये साबित हुआ है कि ये इन तीनों की जो है वहाँ पे मुलाकात हुई थी 11 जुलाई 2019 को। अच्छा। ये वो वक्त है जब अभी काबीना से ये सारे मामले की मंजूरी होने से 4-5 माह पहले का। वो तो दिसंबर में ठीक हुई है, थी, ये दिसंबर में उससे हुई थी। 6 महीने पहले की बात है। लेकिन ये भी हमारे नाजरीन की आसानी के लिए बता दें कि बनी गाला में मुलाकात का पीएम ऑफिस ने कैसे रिकॉर्ड रखा। देखें, पीएम ऑफिस उन्होंने डिक्लेयर कर रखा था ना। हाँ, ठीक है, घर को, उनके घर को। ठीक नाजरीन है, की आसानी हाँ, के लिए बताएं ना, वो हाँ। सवाल आता है फिर। तो घर को उन्होंने डिक्लेयर कर रखा था, तो वहाँ पे वो मुलाकात हुई थी और उस मुलाकात का रिकॉर्ड जो है वो नैब ने लिया है। और इसके बाद जो है वो 6 नवंबर 2019 को काबीना मंजूरी से फिर पहले डीड ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी जमा करवा देते हैं शहजाद अकबर एनसीए को, और उसकी फिर नैब ये कहता है कि पोस्ट डेटेड मंजूरी 3 दिसंबर 2019 को काबीना से ली जाती है और किया जाता है कि बाई हैंड समरी वो वज़ीर-ए-आज़म हाउस लेके जाते हैं। उसकी जो अमूमन रिसीविंग होती है रूल्स के मुताबिक, वैसी रिसीविंग का कोई रिकॉर्ड नहीं है, बाई हैंड लेके गए और काबीना को उन्होंने इन कैमरा इजलास में ये पूरा ब्रीफ किया और इंसिस्ट किया कि ये एनसीए की रिक्वायरमेंट है कि इसको खुफिया रखा जाए। और फिर 3 दिसंबर को इसकी मंजूरी हो गई और ज़ुबैदा जलाल जो उस वक्त मिनिस्टर थी उनकी कैबिनेट में, उनकी स्टेटमेंट साथ नैब ने लगाई है और ये कहा है कि ज़ुबैदा जलाल ने ये कहा कि मैंने इस पर क्वेश्चंस उठाए कि ये कितना अहम मामला है कि इसको हमें थारोली डिस्कस करके इस पर कोई भी फ़ैसला करना चाहिए। लेकिन इमरान खान ने कहा कि नहीं, आप इसको जो है अप्रूव करें, और उसके बाद इसका अप्रूवल हो गया कैबिनेट से और ये सारा मामला जो है सेटल हो गया। आज़म खान का बयान भी जो है बतौर गवाह लगाया गया है, सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो थे, और नैब ने ये लिखा कि उन्होंने भी तस्दीक की कि ये सारी मिली भगत थी। इस सारे मामले में जो रिकॉर्ड था ना ख़तो किताबत का, वो नैब ये कहता है कि वो गायब है एसेट रिकवरी यूनिट से। कौन सा खतो किताबत का रिकॉर्ड? जो हमने नवंबर से लेके शुरू किया है, ठीक है, नहीं, वो ठीक एनसीए है। के साथ, अच्छा, अब ये वजाहत एनसीए करके के साथ, एनसीए के साथ जो ख़तो किताबत का जो करस्पॉन्डेंस का रिकॉर्ड था वो मिसिंग है। नैब ने ये लिखा है कि वो स्टेट ऑफ पाकिस्तान की प्रॉपर्टी थी और उसको इन्वेस्टिगेशन नैब की हैम्पर करने के लिए गायब किया गया है। और नैब ने रिपोर्ट में ये इंकशाफ किया कि काबीना डिवीजन इस पर इंक्वायरी भी करवा चुका है और इस इंक्वायरी में शहजाद अकबर और उनके साथी जो कि एक्सपर्ट के तौर पे लगाए गए थे एसेट रिकवरी यूनिट में, बैरिस्टर ज़िया नसीम, वो जो हैं दोनों कसूरवार करार पाए हैं। और नैब ने ये लिखा है कि दोनों रियासत पाकिस्तान का मफाद प्रोटेक्ट करने में नाकाम रहे और ये ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है। ये सारी कहानी जो है उसमें बयान की गई है इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में। और ये भी कहा गया है कि शहजाद अकबर ने जो वर्किंग थी, जो एक तरीकाकार तय पाया होता है एसेट रिकवरी यूनिट का, उसमें भी तरमीम करके कुछ इख्तियारात
सिर्फ बैरिस्टर ज़िया को तफवीज़ किए थे और वो फिर इनके साथ शहजाद अकबर के साथ बरतानिया भी जाते रहे। तो ये पूरी कहानी इसमें लिखी गई है कि किस तरह से और ये इसी दौरान अलकादर ट्रस्ट की ज़मीनें ली जाती हैं जुल्फ़ी बुखारी के नाम पर अप्रैल 2019 में। तो ये सारा मामला जो है इस दौरान तय पाता है और ये नैब ये कहता है कि फिर शहजाद अकबर ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट को स्टेट ऑफ पाकिस्तान का अकाउंट ज़ाहिर किया और उसमें रकम जो अदा करनी थी मलिक रियाज और बैरिया टाउन ने, यूँ उस पर जो है ना टैक्स की भी जो है ना छूट हो गई। और नैब ने ये लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई पेनल्टी नहीं आयद की थी, मलिक रियाज ने खुद ऑफर लगाई थी कि मैं ये ज़मीन ले लेता हूँ, हाँ। तो इतने पैसे अदा करूँगा, तो उस पैसे की अदायगी पे टैक्स देने के जो है ना वो मजाज थे। अच्छा, लेकिन चूंकि स्टेट ऑफ पाकिस्तान का अकाउंट क्लियर किया जा चुका था इसलिए टैक्स की भी बचत हो गई और पैसे भी वहाँ से वापस आके हाँ, मलिक और रियाज को मिल उन्होंने गए। साथ मुतलका जो है हुकाम का स्टेट बैंक वगैरह का वो भी रिकॉर्ड लगाया है कि ये स्टेट ऑफ पाकिस्तान का अकाउंट नहीं था, ये रजिस्ट्रार का था। तो यूँ मलिक रियाज, लेकिन इसमें दिलचस्प चीज़ ये है कि जो बाहर से रकम आई जिसे सुप्रीम कोर्ट ने यह भी लिखा कि पीटर को लूट कर पॉल को देने जैसा है, हाँ। वो रकम आई थी मलिक रियाज की बहू के अकाउंट से, वो ना मुलजमा है ना गवाह हैं केस में। ठीक है, तो इस तरह से कई चीज़ें भी छोड़ी हैं। अच्छा, दूसरा, अब एक रिकॉर्ड गायब हो गया, बरतानिया से रिकॉर्ड नैब ने ये लिखा है जी कि MLAs लिखे हुए हैं वहाँ पे अकाउंट फ्रीजिंग का लिखे ही रहते हैं, वो MLAs का रिकॉर्ड बरतानिया से नहीं आया करता, कोई पता नहीं कोई कानूनी वजह है या क्या, एवन फील्ड में भी नहीं आया था। तो इसका एक चीज़ तो ये सामने आई इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट से कि रिकॉर्ड जो है ना कोई दस्तावेजी इस केस में अभी नैब के पास नहीं है, और अगर ये सिर्फ रिकॉर्ड गुम होने का केस है तो इसकी तो FIR अलग थाने में कटेगी। ये तो मामला अगर काबीना डिवीजन ने करवाया ठीक भी है, है, वो अलग से FIR कटेगी, वो तो शहजाद अकबर वगैरह जिन्होंने किया उसके ऊपर अलग से कटेगी। लेकिन ये चीज़ तो ऑब्वियस है ना कि पैसे तो बाहर से आए थे, पैसे बाहर से अकाउंट- आए थे, लेकिन अगर जब देखें इसमें अब शहजाद अकबर के ऊपर सवालात उठ रहे हैं ना कि पैसे अगर बाहर से आए थे, हसन नवाज अगर डिक्लेयर कर चुके थे उसको, ना अली रियाज मलिक उस प्रॉपर्टी को पाकिस्तान में फॉरेन एसेट डिक्लेरेशन एक्ट के तहत डिक्लेयर कर चुके हुए थे, तो उसके बाद आप इतना अरसा किस लिए कहते रहे जी कि ये बड़ी मनी लेकिन इसमें एक लॉन्ड्रिंग और हुई है। चीज़ भी है ना, महज तो हसन नवाज वगैरह देखो, को ग्रिल करने नहीं, के लिए। उससे हट के एक और चीज़ भी है। अगर वो हाइड पार्क जो है टोटल थे 190 मिलियन पाउंड, उसमें ये गलबन या 42 मिलियन पाउंड की या 50 मिलियन पाउंड की ये प्रॉपर्टी थी, उसके अलावा भी तो 140 मिलियन पाउंड थे ना जो वहाँ पे फ्रीज किए गए फ्रीज उस किए गए थे वो प्रॉपर्टी को वहाँ- निकाल के। ये आपकी बात ठीक है कि वो हसन हुसैन को ग्रिल करने के लिए देखें, यहाँ वो से हम इनिशिएट उस किया तरफ गया निकल जाएंगे, और वो फिर फिर- बात जब मलिक रियाज तक पहुंची तो फिर सारा मैनूवर किया गया, सारे प्रोसेस को पहले इनिशिएट कराई गई, कार्रवाई सब कुछ दिया गया, हिंट इमरान दिया वसीम गया। साहब, इस केस का एक बड़ा सबसे जो लिटिल फैक्ट है ना वो ये है कि NCA को कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं है आज तक। ये रकम पाकिस्तान में इन्होंने अपनी पेनल्टी के लिए क्यों अदा की, NCA इस पे खामोश है, क्योंकि NCA और बरतानिया में जब तक कोई भी पुलिस भी मूव नहीं करती, जब तक उसके पास ना 100% शवाहिद ना आ जाएं कि हम इस केस को साबित कर सकते हैं, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं वो लैग कर रहे थे, इसलिए उन्होंने इनका अकाउंट्स वहाँ पे हसन हुसैन नवाज के भी फ्रीज हुए थे और फिर डी फ्रीज हो गए थे। ठीक है, तो इनके भी एक डी फ्रीज हुए थे और उसके बाद यहाँ पे आ गए। अब शहजाद अकबर के ऊपर लेकिन इल्जाम सिर्फ ये लेकिन बचता है, हसन हुसैन की हद तक उन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल की थी, यहाँ पे क्योंकि सेटलमेंट हो गई थी। देखें तो ये मेरे मामला ज़हन में जो अधूरा- क्वेश्चन हम सिर्फ क्वेश्चन उठा सकते हैं ना, अगर शहजाद अकबर ने जो है ना गुमराह किया है NCA को, तो उसके बाद शहजाद अकबर अब बरतानिया में मुकीम है और पाकिस्तान से नैब मुसलसल ख़त लिख लिख के शवाहिद मांग भी रहा है कि यहाँ पे ये जुर्म हो गया है तो हमें दें। तो शहजाद अकबर वहाँ पे आफ्दा कैसे हैं अगर इतना बड़ा ये मामला हुआ है तो, और फिर वो बरतानिया में ही क्यों रह रहे हैं, वो किसी और मुल्क में भी रह सकते थे, उन्हें ख़तरा होता है ना, बैरिस्टर हैं खुद कि मैं पकड़ा जाऊँगा यहाँ पे, तो वो वहीं पे रह रहे हैं। तो मेरा ख्याल है ये कहीं ना कहीं केस जो है ना, इसमें जो कुछ हुआ तो है सारा कुछ, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं शवाहिद एग्जिस्ट नहीं कर रहे और वो बड़ा चले वो शवाहिद तो मामला- जाहिर सी बात है जब कोर्ट में चलेगा वो कोर्ट भी उन चीज़ों को देखेगी, लेकिन अभी तक जो आपने बताई हैं उससे जो कड़ियाँ मिलती हैं जो- रिकॉर्ड क्यों गुम हुआ एक, हाँ, ठीक है, मलिक रियाज हुसैन को आप एक 7-6 महीनों में कैसे दोस्ती पे आ गए कि आप वज़ीर आज़म से मिलवाने लेके जा रहे हैं, ठीक है, पहले उसके खिलाफ आप आपको मुकदमा क्या बनवा रहे जल्दी थी हैं, कि आप पहले उसके काबीना से खिलाफ पहले- मुकदमा बनवा रहे हैं, फिर हाँ, दोस्ती करवा रहे हैं। आपको क्या जल्दी थी कि आप काबीना मंजूरी से पहले जो है ना NCA को वो चीज़ जमा करवा रहे हैं, और अगर आपने ऐसा नहीं किया, इन तीनों के ऊपर नैब गलत कह रहा है, तो आप अपना मौक़िफ़ क्यों नहीं दे रहे? आप अपना मौक़िफ़ शायद उन्होंने किसी जगह दिया हो। एक दफ़ा मैंने उनका जवाब पढ़ा था नैब को, और उसमें उन्होंने यही लिखा हुआ था नैब नोटिस के जवाब में कि आपने अगर इस मामले की तह तक पहुंचना है तो आपके पास एक पेंडिंग इंक्वायरी पड़ी हुई है 1 हाइड पार्क लंदन की, ठीक है, तो उसको आप करें। अब इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट मैंने पढ़ी तो उसमें तो जनाब उन्होंने खुद किया हुआ है, वजाहतें अगर दे रखी हैं, जैसा कि सेक्रेटरी ARU ने बताया नैब को
कि जी ये तो डिक्लेयर हो चुका हुआ था पाकिस्तान में और उसके ऊपर कानून के मुताबिक कार्रवाई हो ही नहीं सकती थी, तो फिर अब आप नैब को क्यों कह रहे हैं कि आप उस मामले को देखें जब उस पर कार्रवाई नहीं हो सकती? तो ये कुछ सवालात के जो जवाब हैं वो बहरहाल आएंगे तो ही लेकिन ये मामला जो सवालात हैं, इन सवालों के साथ और भी सवालात जन्म लेते हैं ना, कि जो जब ये सारा केस शुरू हुआ 190 मिलियन पाउंड वाला, हम इसको कड़ियाँ मिला के जो है कंक्लूड करते हैं कि जब ये 190 मिलियन पाउंड का चला कि दिसंबर में काबीना से मंजूरी ली गई, तो इमरान खान साहब जब बाहर थे वो खुद कहते थे कि ये मंजूरी तो काबीना में हमने दिसंबर में दी 2019 में, और जो हमने अल-कादिर ट्रस्ट बनाया वो तो हमने जुलाई 2019 में बना लिया था, उसकी हमने बुनियाद रख दी थी, उसकी मंजूरियाँ हो गई थी। लेकिन अब जो नैब चीज़ें सामने लेके आए उसके मुताबिक तो ये मलिक रियाज हुसैन वाला मामला, बेशक आपने नवंबर 2019 में अप्रूवल दी, आपने नवंबर 2018 में इसके ऊपर मलिक रियाज हुसैन के खिलाफ पहले बरतानिया में कार्रवाई इनिशिएट कराई, उसके अकाउंट फ्रीज कराए, और फिर अप्रैल में जाके आपने मलिक रियाज के उसी मामले पे जिस पे आप कार्रवाई कराते हैं, अकाउंट फ्रीज कराते हैं, उसकी जस्टिफिकेशन दे के आप उस मामले को क्लोज करवाते हैं, वहाँ पे जाके एक सेटलमेंट डील कराते हैं, एक सीक्रेट डीड वहाँ पे जमा कराते हैं, और उसके बाद फिर ये सारी चीज़ें आगे चलती हैं। मुझे सिर्फ यही बात जो है ना, इसमें क्वेश्चन जो एक बड़ा यही रह जाता है कि क्या जल्दी पड़ी हुई थी कि मलिक रियाज और बहरिया टाउन से ही उस वक्त आप ट्रस्ट बनवाने फिर चालू मुलाकात करें। भी करते हैं। ठीक है, फिर मुलाकात भी कर रहे हैं। अभी आप पूरी तरह तो वो क्लियर नहीं हुए। 2019 में मुझे याद है कि फेक अकाउंट्स में धड़ाधड़ रेफरेंस आ रहे थे, हाँ, और जिसमें ये प्ली बार्गेनें भी कर रहे थे। तो उस दौरान ये करना, बेशक पाकिस्तान में किसी के लिए भी चैरिटी का काम करना पाबंदी नहीं है, कानून पाबंद नहीं करता। मलिक रियाज दस्तरखान भी लगाते होंगे, एम्बुलेंसें भी मैं देखता हूँ चल रही हैं, लेकिन यहाँ पे वो डील पब्लिक ऑफिस होल्डर से कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर से कर रहे हैं। और ये मामलात इस तरह से जब शेडी होंगे तो अवाम का एतमाद जो है ना वो बहरहाल मजरू होगा किसी न किसी जगह पे। इस केस में शायद निकले ना निकले, जिस तरह से नैब ने रेफरेंस बनाया, मैं ऑनेस्टली अपना ओपिनियन बताऊं कि जिस तरह से जिस जल्दी से 6 बंदों को इसमें इश्तिहारी डिक्लेयर कराने की कार्रवाई शुरू हो चुकी है और उनका केस लग हो जाएगा, और जब इश्तिहारी करार दे के मेन जो मुलजमान हैं उनका केस लग हो जाएगा तो इमरान खान और बुशरा के खिलाफ आपके पास केस चलाने को बचेगा कुछ नहीं। वो 265 के डाल के वो बरी होंगे, उनकी बरीत को जवाब बना के बाहर वाले आगे सरेंडर करके अपनी बरीत मांगेंगे। पाकिस्तान की ये हिस्ट्री है। तो ये केस भी ऐसे ही चलता मुझे नज़र आ रहा है। जब आप कह रहे हैं हमारे पास दस्तावेज़ात नहीं हैं और हमने ये रेफरेंस दे दिया है और वो तो फलां बंदा गायब कर गया था और वो बंदा इश्तिहारी है, लेकिन मेन मुलज़म इमरान खान है। चले वो तरतीब अगर सीधी रखते हैं ना, आपकी राय भी ठीक है। नहीं, तरतीब सीधी रखते हैं ना, केस स्ट्रॉन्ग बनता। चले वो मैंने कहा आपकी राय ठीक है, लेकिन ज़ाहिर सी बात है कि फैसला तो अदालत ने करना, लेकिन जो चीज़ें इस्टेब्लिश हुई कि ये मामला नवंबर 2019 का नहीं था, ये मामला नवंबर 2018 का था। खुद ही कार्रवाई शुरू कराई मलिक रियाज हुसैन के खिलाफ, खुद ही बंद करवा के, सेटलमेंट करवा के, और फिर आगे जो मामलात हुए काबीना में, अल-कादिर ट्रस्ट की प्रॉपर्टी, वो सबके सामने है। अल्टीमेटली अब रेफरेंस दायर हुआ है, अब हम उस पर क्या राय दें? आपने तो राय दे दी, लेकिन अब फैसला अदालत ही करेगी। फैसला बिल्कुल अदालत ही करेगी। मेरा मानना यह है कि इस केस में जो है ना इन्वेस्टिगेशन बेहतर तरीके से भी मजीद हो सकती थी। इस केस में जो है अभी भी सप्लीमेंट्री रेफरेंस आ सकता था, सप्लीमेंट्री रेफरेंस आ सकता है, लेकिन उस सूरत में आता है जब आपको बाहर से रिकॉर्ड मिले। लेकिन इस केस में जो बुनियाद बनाया गया था ना कि बाहर से आया पैसा स्टेट ऑफ पाकिस्तान का था और वो निकल गया हाथ से, वो बुनियाद जो है ना उसका कोई जवाब, कोई ठोस सबूत कहीं भी एग्जिस्ट अभी नहीं कर रहा। चलें ठीक है, वो तो ठीक है, हम यही कह रहे हैं कि फैसला तो अदालत ने करना है, लेकिन ये चीज़ें हुई हैं, सिस्टम को इस्तेमाल ज़रूर किया गया है। बज़ाहिर जो कहानी हाँ, उसमें जो नैब की इन्वेस्टिगेशन की जो अब इस देखें इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में तो आईओ एक कहानी लिखता है कि मुझे ये चीज़ें पता चली। अब इसके साथ इतने बड़े बड़े वॉल्यूम जमा कराएं, हाँ, इसको एविडेंस से उसने बैक करना है, बैक करना, ठीक है। तो एविडेंस से इसको बैक कर पाता है अगर, तो फिर तो यही तो देखना होगा। अगर वो एविडेंस से बैक नहीं कर पाता, अगर उसके पास बरतानिया से कोई एक भी एविडेंस नहीं है, पाकिस्तान से भी उसके पास सिर्फ ज़बानी स्टेटमेंट्स हैं, तो वो फिर मेरा ख्याल है बड़ा मुश्किल हो जाता है। नैब में जो मुलज़म का वकील होता है ना, वो नैब प्रोसिक्यूटर से बहुत आगे की चीज़ होता है। चलें, आपसे भी इजाज़त चाहते हैं और व्लॉग को कंक्लूड करते हैं। नाज़रीन, उम्मीद है कि जो सोहेल रशीद साहब ने जो चीज़ें बताई हैं, मेरे ख्याल से आपने पहली मर्तबा सुनी होंगी। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।